Good morning, 12th class. So, students, after the break, summer break, this is my first video. And last video में मिस्टर राजेश ने आपको जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें सर्कुलर फ्लो के बारे में और इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया था। तो आज उसी यूनिट को आगे कैरी करते हुए कुछ हम बेसिक चीज़ें समझेंगे जो हमने नेशनल इनकम थ्योरी के अंदर यूज़ करनी है और उनके मीनिंग समझना ज़रूरी है। बिकॉज जब नेशनल इनकम काउंटिंग हम करेंगे तो इनमें इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हमको पता करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको आगे के लिए चीज़ें समझाएंगे कि आपने क्या टर्म्स इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी है, उस सब के बारे में है। तो अपना आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं उससे फर्स्ट टर्म उसमें आती है डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? नाम से बड़ा क्लियर है, डोमेस्टिक वर्ड इसमें लगा हुआ है, मीन्स हमारी घरेलू चीज़। अब घरेलू से मतलब क्या हुआ? वो सारा एरिया, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर जो हमारी अपनी कंट्री है, हमारी डोमेस्टिक कंट्री जो भी है, उस कंट्री के एरिया जो गवर्नमेंट है वो अपना एरिया एडमिनिस्टर करती है। ठीक है, जो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो जो सारा एरिया हमारा गवर्नमेंट वहाँ पे एडमिनिस्टर कर रही है, उसको अपना मतलब उसका जहाँ पे उसका राज चलता है, ऐसा कह सकते हैं, अपना शासन चलता है, जहाँ पर उनके ऑर्डर्स फॉलो होते हैं, वो पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है? डोमेस्टिक टेरिटरी। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आता है नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब है, एक तो सिंपल भाषा में है कि जो आपकी इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं, आपकी कंट्री जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, सिंपल भाषा में वो आपके नॉर्मल रेजिडेंट हैं ही। पर थोड़ा सा थोड़ा इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको हम डिफाइन करें तो एक चीज़ में आ जाती है कि कोई भी ऐसा पर्सन, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ऐसा पर्सन या ऐसा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कोई जो 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हमारी इकोनॉमी में रहता है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम जो हमारी इकोनॉमी में स्पेंड कर रहा है, हमारी कंट्री में स्पेंड कर रहा है, इसके साथ साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी इकोनॉमी में लाई करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब जो हमारी सिंपल कुछ ट्रांजैक्शन जैसे होती हैं पैसे के लेन देन की, वो यहाँ पे खर्चा कर रहा है, यहाँ से चीज़ें कंज्यूम कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी करे तो वो सारा वो जो पर्सन है वो हमारे लिए क्या बन जाता है? नॉर्मल रेजिडेंट, मगर वो 1 साल से ज़्यादा यहाँ रह रहा हो। राइट, कुछ इसमें टर्म्स अभी ऐसी आती हैं जो हम डिटेल्स जो हमारे यहाँ सारे नोट्स के अंदर हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या टर्म्स काउंट होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, सब चीज़ें हमारे पास नोट्स में आपको सेंड कर रखी हैं। इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से, आपको और क्लियर होगा। ऐसे ही जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है उसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस है कि किस कंडीशन में हम पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करते हैं, किस में नहीं करते, वो सब चीज़ें उसमें एग्जाम्पल के साथ समझा रखी हैं नोट्स में, आप उनको जरूर पढ़ेंगे एक बार। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पर्सन टूरिस्ट पर्पज़ से यहाँ पे आया हुआ है, घूमने फिरने आया हुआ है, मगर वो बेशक 1 साल से ऊपर घूम चुका है, पर वो या इलाज के लिए आया हुआ है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट काउंट नहीं होता। राइट, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऐसा आपको बताया ना कि उसको नॉर्मल प्रोसीजर जो हमारे होते हैं इनकम के एक्सपेंडिचर का, अगर वो यहाँ पे कैरी करे तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। फिर आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम मतलब कि जो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने जो आपको जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो भी उनका योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है, उसके बदले जो उन्हें पेमेंट्स मिलती हैं उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम। इसको अर्नड इनकम भी कहा जाता है कि जो आपने इनकम अर्न की है। अर्न का मतलब आपने कमाया है उस चीज़ को, आपने उसके बदले कुछ प्रोवाइड किया है, अपनी मेहनत की है, उससे बदले आपको जो पैसा मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? आपको मेहनताना मिल रहा है, जो आपको आपके रेवेन्यू जो मिल रहा है आपको उसमें, वो हमारे साथ क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम। राइट, फिर आता है हमारे पास ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम हमारे एक तरह से ये कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? अर्निंग कॉन्सेप्ट है कि उसमें आप अर्न कर रहे हो। ठीक है, डिटेल्स आपके पास सब इसको मिलेंगे, आपको देखेंगे कि ये जैसे फैक्टर इनकम में डिफरेंस है हमारे पास, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर इनकम हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड होती है, काउंट होती है। ट्रांसफ़र इनकम क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेन देन नहीं। ट्रांसफ़र इनकम कौन सी इनकम है? जो आपको सिंपल रिसीव हो रही है, इट इज़ अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। इसके बदले आप कुछ पे नहीं करते, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, प्रोडक्शन एक्टिविटी में कहीं आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, लाइक पेंशन है, ठीक है, स्कॉलरशिप्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये हमारी ट्रांसफ़र इनकम में ऐड हो जाती हैं सारी। और नेशनल इनकम के अंदर इनका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन, कहीं इनका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स आपको डिफरेंस में बता रहा हूँ, ये तो आपको नोट्स में प्रॉपर मिले हुए हैं, आप उसको जब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ इसके बेसिक डिफरेंसेस समझा रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया कि फैक्टर इनकम वो इनकम है जिसको आपने अर्न किया है, जिसके बदले आपने कुछ मेहनत की है, आपने कुछ एफर्ट्स किए होंगे। ट्रांसफ़र इनकम हमारी वो इनकम जिसके बदले एफर्ट्स कुछ नहीं है, आपको बदले में कुछ नहीं देना, वो सिर्फ आपको रिसीव होती है। एग्जाम्पल आपको आज कहूँ, जैसे पेंशन है, स्कॉलरशिप है, किस तरह की चीज़ें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का सिंपल सा मीनिंग है ऐसी गुड्स दैट विच आर रेडी टू कंज्यूम, उसके यानी जो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के आखिरी दौर को पार कर चुकी हैं, अब उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकते आप, सिर्फ ऐसी गुड्स जो कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं ऐसी गुड्स को जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस बाउंड्री के अंदर है, जिनको अभी आप और प्रोसेसिंग कर सकते हो, या ऐसा कह लो कि अब फर्दर प्रोडक्शन में आगे काम आने वाली चीज़ें। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग इसमें कहा जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो या तो सेम ईयर के अंदर रीसेल करने के लिए बनाई जाती हैं, या वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती हैं विद इन द सेम ईयर, राइट। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं आपको एक क्लू बता देता हूँ इस चीज़ में कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो डिपेंड ये भी करता है वो किस कंडीशन में यूज़ हो रही हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या हैं जिसमें वो यूज़ हो रही हैं। एक ही कमोडिटी एक बार हमारी इंटरमीडिएट गुड्स भी बन सकती है, एट द सेम टाइम दूसरी कंडीशन में वो हमारी फाइनल गुड्स भी बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम दूध का एग्जांपल लें, अगर दूध एक डेयरी वाला यूज़ कर रहा है, अगर एक डेयरी में दूध ज़्यादा है, ठीक है, एक क्वांटिटी जा रही है दूध की, तो ऑब्वियसली उसको आगे सेल करेगा, सारा दूध तो घर पर रखना नहीं उसने। अब क्योंकि उसको रीसेल करेगा तो वो क्या बन जाएगा उसके लिए, यानी मिल्क परचेज बाय डेयरी, वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। बट एट द सेम टाइम अगर वही मान लो वो दूध हम उससे लेके आ रहे हैं तो हमने भी तो परचेज ही किया है, पर वो दूध हमारे लिए हमने फाइनल कंजम्पशन के लिए लिया, हम उसको आगे और प्रोसेस नहीं करेंगे, हम उसको बेचेंगे नहीं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, फाइनल गुड। क्लियर है। ऐसे जैसे शुगर है, शुगर अगर डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं, हम परचेज करके लाते हैं मार्केट, तो हमारे लिए शुगर क्या है, फाइनल गुड है। बट यही शुगर कोई बेकरी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है अपने बिस्किट्स बनाने के लिए या कुछ और प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उसके लिए क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो भी फर्दर यूज़ होनी है किसी और प्रोडक्शन के अंदर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फाइनल गुड का और इंटरमीडिएट गुड्स का मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम लोग कहते हैं फॉल इन द, जैसे लिखा हुआ है इसमें देखो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी जो आपके हमारे फिक्स्ड एसेट हैं, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, उनकी जो वैल्यू में कमी आती है। हम एक मतलब ऑप्शनल मान के चलते हैं कि इसमें एक नॉर्मल वेयर एंड टियर होगा, इसकी में घिसावट होगी, इसमें वैल्यू में कमी आएगी, तो उस चीज़ को हम लोग क्या, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, यानी उस वियर एंड टियर की या उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, नीचे घटती जा रही है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। और ये अकाउंट्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो इसके लिए पूरे एक प्रोविज़न होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे टर्म होगी डेप्रिसिएशन। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वगैरह, ये आपको नोट्स में आपको लिखे हैं, उसमें आप और उनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार नाम चेंज होकर आते हैं, जरूरी नहीं कि ये सेम नाम आपको डेप्रिसिएशन लिखा हुआ मिल जाए उसमें, राइट। नेक्स्ट फिर इसमें आता है हमारे पास नेक्स्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड का मतलब है सिंपल कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। फिर जो गवर्नमेंट हमसे जो हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं जीएसटी वगैरह की फॉर्म में, उसमें से जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, उन सब्सिडीज़ को आप लेस कर दो तो क्या बन जाता है वो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये तो बेटा हमारी हुई बेसिक टर्म्स आ रही। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम इसमें कुछ और टर्म्स भी यूज़ करते हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं सामने, देखिए। फर्स्ट हम लिखी है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये एक्चुअली यहाँ पर मैंने 3 बेसिक रूल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में काम आएंगे। थोड़ा डिटेल में और समझाया जाएगा, पर आज थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं आपको फिर भी दे रहा हूँ। NFIA का मीनिंग होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी आपके जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपके जो पीपल, जो हमारी कंट्री के लोग रहते हैं और बाहर की कंट्री के लोग जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उनकी जो अर्नड इनकम का डिफरेंस है वो कहलाता है हमारा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सिंपल भाषा में हमने को यहाँ पे एक मार्क करके लिखा हुआ है फ्रॉम -2। फ्रॉम मीन्स जो हमने बाहर से रिसीव किया, टू मीन्स जो हमने बाहर पे किया, दोनों का डिफरेंस को निकालेंगे, यानी रिसीव्ड माइनस पेड। रिसीव्ड माइनस पेड का डिफरेंस क्या कहलाएगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो इसके बेसिक जो हमारे मेन कंपोनेंट्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हमने एक डिफरेंस ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ग्रॉस एंड नेट का, कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट वैल्यू। तो वो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस ऑब्वियसली एक वाइडर टर्म है, तो उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो है डेप्रिसिएशन।
जब हम ग्रॉस वैल्यू में से किसी भी टर्म की ग्रॉस वैल्यू में से अगर हम नेट वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। आप किसी ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू निकालना चाहते हो तो वहाँ से डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। एंड अपोजिट, अगर आप नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डेप्रिसिएशन को उसमें प्लस कर देंगे। यानी ग्रॉस और नेट का डिफरेंस थ्रू आउट द नेशनल इनकम आप यही रखेंगे, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रॉस और नेट में एक ही रिलेशन है, डेप्रिसिएशन का। तो आप ग्रॉस को नेट में लेके जाएंगे तो आप उसको लेस कर देंगे, नेट को ग्रॉस में लेके आएंगे तो उसको ऐड कर देंगे। सिमिलरली NIT यानी सॉरी NIT नहीं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, दो टर्म्स है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, MP मीन्स मार्केट प्राइस और FC मीन फैक्टर कॉस्ट। इनमें एक रिलेशन होता है NIT का। NIT का आपको मैंने अभी बताया था पीछे। तो जो इनका डिफरेंस है NIT में वो कैसे यूज़ होना है, मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रॉस एक वाइडर टर्म है, सिमिलरली जो मार्केट प्राइस है वो वाइडर टर्म है। तो मार्केट प्राइस में NIT ऐड हो चुका होता है, मार्केट प्राइस में NIT ऐड होता है। और फैक्टर कॉस्ट एक्चुअली हमारी कौन सी कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट है। तो इसका मतलब वो छोटी टर्म है। तो जब आप फैक्टर कॉस्ट में यानी प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट में टैक्स को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा मार्केट प्राइस, जिससे भी आपको चीज़ मार्केट में प्रोवाइड हो जाएगी, मार्केट में वो चीज़ सेल हो जाती है। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो आप मार्केट प्राइस में से टैक्सेस को लेस कर देंगे, टैक्स को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यूज़ करनी है। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे आके मतलब व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग क्लास 12th। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसका फर्स्ट मेथड मिस्टर राजेश ने आपको पिछले वीडियो में समझाया था पूरा इनकम मेथड, जिसमें आपने सारे कंपोनेंट्स समझे थे उसके, किस किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट्स को ऐड करके हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। आपको पूरा कंसेप्ट राजेश ने बहुत क्लियरली समझाया था, उसके प्रिकॉशन समझाए थे। आज हम इसका जो सेकंड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में बड़ा ही क्लियर है, आप लोग नाम से क्लियर है। जो इनकम मेथड में जैसे हमने बताया था कि फैक्टर इनकम जो हम रिसीव करते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जितनी इनकम जिसने कमाई उसको प्लस कर लिया हमने, ठीक है, तो हमारा इनकम बन गई। अब जो इनकम है, जो 1% की इनकम है वो किसी न किसी का एक्सपेंडिचर भी है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, यानी सेकंड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को काउंट करना। ठीक है, तो ये वही थ्योरी इसमें यूज़ करते हैं कि जो 1% का एक्सपेंडिचर और दूसरे की इनकम होती है। ठीक है, उसी चीज़ को रिलेट करके हमने आगे मेथड है हमारा पूरा ये। तो चलो इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम टर्म कैलकुलेट करते हैं वो है GNP/MP, ग्रॉस, G फॉर ग्रॉस, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमारी पहली इनिशियल टर्म है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेशनल इनकम तक कैसे जाते हैं, NNP FC हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए 3 जो बेसिक रूल्स हैं वही यूज़ करेंगे हम। पहले ये समझ लेते हैं कि GNP/MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तक कैसे पहुंचा जाता है इन द एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है इसका वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाम से बड़ा क्लियर है, जो भी हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, या फिर हमारे ऐसे जो नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो इनकम, जो भी उनका खर्चा हो रहा है अपने गुड्स पर हो रहा है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स पर हो सकता है, सर्विसेज पर हो सकता है, जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं उन पर भी हो सकता है। जहाँ भी जिस तरह की गुड्स पे वो अपना किसी भी तरह खर्चा कर रहे हैं, किसी सर्विस पर अपना खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया कि प्राइवेट सेक्टर है, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर है उन्होंने जो जो खर्चा हमारा किया वो सारा क्या बन गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलिए सेकंड कंपोनेंट पर आते हैं, GFCE। GFCE मीन्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया, देखो गवर्नमेंट के बच्चों खर्चे बहुत सारे हैं, आप जानते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, डिफेंस पर होता है, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस पर जाता है, एजुकेशन पे जाता है, गवर्नमेंट जो स्कूल्स की सैलरीज जाती हैं उनके खर्चे होते हैं, हेल्थ सेक्टर पे जाता है। तो गवर्नमेंट के जो भी खर्चे हैं इस तरह के, उन सभी हम किस में काउंट करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इन दो कंपोनेंट को अगर हम वैसे हम ब्रॉडली कहें तो ब्रॉडली इन दो कंसेप्ट को मिला के हमारा बन जाता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। अब आते हैं हम थर्ड कंपोनेंट पर। थर्ड कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस मेथड का,
क्योंकि सारा जो कैलकुलेटिव इसमें मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की वो इसी थर्ड कंपोनेंट पर आगे होती हैं। तो इसलिए थर्ड कंपोनेंट को बहुत ध्यान से सुन लेना, समझ लेना कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है सॉरी, और कैसे हमने इसको आगे कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही कंपोनेंट ऐसा है जो क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चों की मिस्टेक करवा देता है। थर्ड कंपोनेंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये टर्म गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। एक एक वर्ड का ध्यान रखना है, मगर आपने अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली गिवन है तो आप इसको क्वेश्चन में एज इट इज़ यूज़ करेंगे। बट अगर इसमें एक वर्ड लगा हुआ आ गया फिक्स्ड, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ आ जाए, या फिर ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा हुआ आ जाए, इवन कहने का मतलब मेरा यह कि अगर ये फिक्स्ड वर्ड इसमें लिखा हुआ आ गया तो वो टर्म डायरेक्टली यूज़ नहीं होगी। फिर आपको इस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ में चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, यानी इन्वेंट्री का जो चेंज है वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हो आपको पता है, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या बनता है, चेंज इन स्टॉक। ये पॉइंट क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए एक बार। अगर हमारे पास क्वेश्चन में GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है तो आप उसकी वैल्यू एज इट इज़ अपने क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे। बट अगर वहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ मिल गया तो आपने उसके साथ में फिर चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, तब जाके हमारा ये मेन कंपोनेंट बन के आएगा GDCF। अब एक और इसमें थोड़ा सा क्लू आ जाता है बीच में कि अगर ये फिक्स्ड वर्ड भी लिखा हुआ नहीं मिला, मीन्स अगर हमें GDCF भी नहीं दिया हुआ और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ तब आप क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास इस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, वो हमें गिवन होंगे। हम उन तीनों कंपोनेंट्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आप उसमें ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, तब जाके हमारी मेन कंपोनेंट बन के आएगा GDCF। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस फर्म्स अपने इन्वेस्टमेंट करती हैं फिक्स एसेट्स खरीदने पर, पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट खर्चा करती है फिक्स एसेट्स पर अपना खर्च करने के लिए, और हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर जो अपने घर लोग अपने घर बनाते हैं तो उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन का खर्चा होता है वो सारा हमारा हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर में आ जाता है। यानी अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें कि हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन 3 टर्म को मिला के हमारे पास क्या बना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आपने जब उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड किया तो क्या बना, GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस इसी पॉइंट को ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा कि अगर हमें GDCF डायरेक्टली गिवन है तो हमें इन कंपोनेंट्स को कहीं भी यूज़ नहीं करना है, इनको इग्नोर कर देना है। क्वेश्चन में गिवन हो तब भी इग्नोर कर देना। बट अगर GDCF गिवन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, कंपोनेंट्स चेक करेंगे हमें क्या क्या गिवन है, उनको प्लस करके तब हमारे पास टर्म बन के आएगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद हमारा 4th कंपोनेंट आता है फॉरेन सेक्टर का, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट सिंपल है, आपने जो कुछ भी एक्सपोर्ट किया और जो इंपोर्ट किया उनका डिफरेंस निकाल दो, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको आप यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब नेट एक्सपोर्ट तक आ गया। इसके बाद अगर हम इसमें NFI है, NFI आपको पता है लास्ट वीडियो में राजेश ने काफ़ी क्लियर समझाया था NFI क्या होता है। तो NFI जब हम इसमें प्लस कर दें तो हमारे पास टर्म बन के आ जाएगी GNPMP, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। राइट, अब एक चीज़ में मैं थोड़ी सी और बताना चाहता हूँ आपको, इस NFI से ऊपर के 4 कंपोनेंट हैं, PFCE, GEFCE, GDCF एंड नेट एक्सपोर्ट, अगर हम इन 4 कंपोनेंट को प्लस करें तो हमारे पास टर्म बनती है GDPMP। यानी अगर हम यहाँ तक के ये जो 4 कंपोनेंट मार्क किए, अगर हम ये 4 कंपोनेंट को मार्क कर लें, प्लस कर लें, तो टर्म बन जाती है GDPMP। अगर क्वेश्चन में निकालने के लिए आए इन केस, तो इन 4 कंपोनेंट को प्लस करके हमारे पास टर्म बन जाएगी GDPMP। इसके साथ जब हम प्लस करेंगे NFI तो बन जाएगा GNPMP। अब GNPMP से हमें पहुँचना है नेशनल इनकम तक, यानी NNPFC तक। तो देखिए आप क्या क्या चेंजेस करेंगे।
ग्रॉस को आपको हमने क्या टर्म बनानी है, हमें फाइनली सपोज करो हमें NNP-FC निकालना है, यानी नेशनल इनकम आपको फाइंड आउट करनी है। क्या क्या चेंज करने हैं, ग्रॉस को आपको कन्वर्ट करना है नेट के अंदर। तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए आपको रिलेशन समझाया था मैंने एक वीडियो में। तो ग्रॉस और नेट का रिलेशन क्या होता है आपस में, डेप्रिसिएशन का, इनके बीच का रिश्ता क्या है, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। ठीक है, और आगे हमारा नेशनल की जगह नेशनल लिखा हुआ है, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और MP और FC का डिफरेंस आ गया अब, क्योंकि नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी होती है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का रिलेशन बताया था, इनके बीच में रिश्ता किस चीज़ का है, NIT का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो आप एक यहाँ से NIT को भी लेस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी आप लेस कर देंगे, तो आपके पास बन के आ जाएगा ये NFIA। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया है। तो इस तरह हमारे पूरा कैलकुलेशन होती है, इसमें ये नहीं है, यानी GNP MP से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर दें, NIT को लेस कर दें, तो जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा NNP-FC का। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, यानी सेकंड मेथड से, राइट। अब आते हैं इसकी प्रिकॉशंस पर। तो प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट सेम ही है, जो आपने इनकम मेथड में प्रिकॉशंस पढ़ी थी वही सेम है, बस एक दो प्रिकॉशंस का यहाँ पे थोड़ा जिक्र करना ज़रूरी नहीं हो जाता, बिकॉज जैसे विंडफॉल गेन है, ठीक है। तो विंडफॉल गेन हमारा एक रिसिप्ट मेथड है, वो आपको पता है एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ से, इसमें नहीं आएगा ये। बाकी जो हमारी प्रिकॉशंस है ऑलमोस्ट सारी सेम है, कि आपने जो फैक्टर इनकम का, इसमें इनकम का मेथड तो है ही नहीं, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। ट्रांसफ़र, कोई भी एक्सपेंडिचर ट्रांसफर पेमेंट इसमें किसी तरह की ऐड नहीं होंगी। जो सेकंड हैंड गुड्स पर आपने कोई खर्चा किया हुआ है वो आपने कहीं ऐड नहीं करना है, इसमें इंटरमीडिएट गुड्स आपने यूज़ नहीं करनी है, उनका खर्चा नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स का जो कंजम्पशन है वो इसलिए नहीं होता बिकॉज वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले ऐड हो चुकी होती हैं, अपने प्रोडक्शन के पहले फेज़ में ऐड हो चुकी होती हैं, तो इसलिए उनका भी यूज़ नहीं होता। जो सेल ऑफ शेयर्स वगैरह पे, यानी अब इसमें जैसे सेल लिखा हुआ है, इनकम मेथड में सेल था, तो इसमें आप परचेज कह सकते हैं, क्योंकि जब आपने परचेज किया तो खर्चा किया शेयर्स बॉन्ड्स के एक्सपेंडिचर पे, पर वो जैसे बताया कि वो सिर्फ एक ओनरशिप का ट्रांसफ़र है, पेपर वर्क है, उसमें किसी तरह की गुड या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होता, तो उसको भी यहाँ पर ऐड नहीं किया जाता। यानी परचेज ऑफ, सेल की जगह आप परचेज लिख सकते हैं, परचेज ऑफ शेयर्स एंड एक्सपेंडिचर वगैरह हमारे इसमें ऐड नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो कमीशन है, कमीशन ऐड होगा, बिकॉज कमीशन एक तरह की कमीशन आपने पे किया है, ठीक है। आपने कोई शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदा, उसके आप जो ब्रोकर है आपका, ब्रोकर को आपने ब्रोकरेज पे किया होगा, कमीशन पे किया होगा, तो वो इसमें ऐड होगा बिकॉज आपका एक्सपेंडिचर है वो। विंडफॉल गेन आपको बताया मैंने कि ये तो एक सिंपली रिसिप्ट मेथड है, तो इसे तो ऐड होता ही नहीं इसके अंदर। हाँ, आपने अपने कुछ इम्प्यूटेड वैल्यूज़ हैं वो इसमें ऐड होंगी। सपोज करो आप अपनी फैक्ट्री है आपकी, अब वहाँ से कुछ अपने लिए कोई चीज़ लेके आ गए, आपकी शर्ट्स की फैक्ट्री है, वो शर्ट आप अपने लिए लेके आ गए पहनने के लिए, तो उस पर जो आपका खर्चा है उसमें ऐड हो जाएगा वो, राइट। इलीगल इनकम्स तो हमारी ना ही इनकम मेथड में यूज़ होती है ना ही एक्सपेंडिचर में, तो प्रिकॉशन ऑलमोस्ट सेम है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास है, तो आप इसमें इजीली आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से करेंगे एक बार, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें और आपको क्लियर होगा मेथड ये, ठीक है। उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे और इसकी, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।